अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ इब्राहिम। हमारा जो वीकली टारगेट चल रहा था उसमें हमारे पास बैंकिंग ऑर्डिनेंस के एक बड़ा ही अच्छे और कॉम्प्रिहेंसिव लेक्चर थे। ठीक है, आज की क्लास में हम कोशिश ये करेंगे कि उसको मज़ीद थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे, कुछ चीज़ों को कंसाइज वे में देखेंगे और मज़ीद जो बच्चों की क्वेरीज आ रही थी रिगार्डिंग ऐसा स्टेचुरी रिक्वायरमेंट और कैश रिजर्व रिक्वायरमेंट, उसको थोड़ा सा और अच्छा देख लेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, इस पूरे बैंकिंग ऑर्डिनेंस को समेटने की कोशिश करेंगे और इसके पीछे लॉजिक के ऊपर काम करेंगे। देखें यार, पहला हम एक काम करते हैं, क्विकली इसके ऊपर हम स्टार्ट करते हैं। बैंकिंग ऑर्डिनेंस को अगर हम देखें, हमारे पास एक कानून है, इसका नाम है बैंकिंग ऑर्डिनेंस 1962। एक तरफ बैंकिंग ऑर्डिनेंस 1962 आपसे कहता है द प्रोविजन ऑफ दिस ऑर्डिनेंस शैल बी इन एडिशन टू एंड नॉट सेव एज हियरआफ्टर एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड इन डिरोगेशन ऑफ द कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 एंड एनी अदर लॉ। कहता है कि जी ये इन एडिशन है और किसी तरीके से भी कंपनीज एक्ट को ये सेट असाइड नहीं करता। तो सर बहुत सी ऐसी बातें हैं जो कि कंपनीज एक्ट और इसमें क्या कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है। तो यहाँ पे जो आपके पास सेक्शन 505 है वो आपसे कहता है The provision of this act shall apply to the banking companies except in so far as the said provisions are inconsistent with the provision of the Banking Ordinance 1962। अगर बैंकिंग ऑर्डिनेंस 62 से कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है तो बैंकिंग ऑर्डिनेंस 1962 ही प्रिवेल करेगा। कंपनीज एक्ट ने आपके आगे हार मान ली है। और फिर बैंकिंग ऑर्डिनेंस भी खुद आपसे कहता है इन केस ऑफ एनी इनकंसिस्टेंसी बिटवीन कंपनीज एक्ट एंड द बैंकिंग कंपनीज ऑर्डिनेंस 1962 द प्रोविजन ऑफ बैंकिंग कंपनीज ऑर्डिनेंस शैल प्रिवेल। तो ये चीज़ तो मैंने पहली क्लास से क्लियर कर दी है कि भाई माई बाप जो होगा वो बैंकिंग ऑर्डिनेंस होगा। ठीक है, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अच्छा, हमारे पास एक डेफिनेशन है अप्रूव सिक्योरिटीज़ की। इस अप्रूव सिक्योरिटीज़ की डेफिनेशन में अगर आप जाएंगे तो वो आपको कहता है कि जी ट्रस्ट एक्ट में जाके देख लो। जब आप ट्रस्ट एक्ट में जाके देखेंगे तो पाकिस्तान रेलवे और ब्रिटिश रेलवेज और जर्मन रेलवेज, मतलब एक तरीके से वो कहना ये चाह रहा है कि जो फेडरल गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ होती है ना उसकी बात कर रहा है। सही है। अच्छा, अप्रूव सिक्योरिटीज़ को अगर आप देखें तो बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट वो उसने बता दिया, जो कि हम थोड़ी देर में पढ़ लेंगे। ये हैंड आउट से वो सिर्फ मैंने लिंकिंग के लिए दिया है, आप चाहे तो ये जो ट्रस्ट एक्ट की बातें की गई हैं या फिर जो उसने ट्रस्ट एक्ट के एक्सट्रैक्ट्स वाली बातें की, अगर आप उसको ना भी पढ़ें तो कोई मसले वाली बात नहीं है, बिकॉज अलग से स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का सर्कुलर आ चुका है जिसके अंदर वो बताता है, मतलब आज की तारीख में ब्रिटिश रेलवेज वगैरह ये सारी सिक्योरिटीज तो मौजूद नहीं है ना, आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अच्छा, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं बच्चों। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मेरे पास है बैंकिंग। ठीक है, बैंकिंग कंपनी के अंदर दो वर्ड्स हैं, एक बैंकिंग कंपनी इटसेल्फ एक वर्ड है और एक बैंकिंग का वर्ड है। बैंकिंग क्या है? बैंकिंग मीन्स द एक्सेप्टिंग for the purpose of lending or investment of deposit of money from the public, repayable on demand or otherwise, and withdrawal by check, draft order otherwise। तो इसका मतलब है कि मैं नेशनल बैंक की बात करूं आपसे तो नेशनल बैंक के पास वो पैसा आता है, कहाँ से आता है? पब्लिक से आता है। और पब्लिक से आता है तो वो डिपॉजिट की फॉर्म में आता है। डिपॉजिट या तो रीपेबल ऑन डिमांड होगा, लेट से मेरा करंट अकाउंट है तो करंट अकाउंट है तो मैं कहूँगा भाई मुझे आज 10 लाख रुपए निकालने, या मैंने टर्म डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स वगैरह में टाइम डिपॉजिट्स होंगे कि मैं कहूँगा यार पैसे रखो, 6 महीने बाद लूँगा, साल बाद लूँगा और इतना इंटरेस्ट वगैरह मुझे दे देना। अच्छा, और इस पैसे को मैं करूँगा कि इस पैसे को मैं इन्वेस्ट करूँगा, ऑब्वियसली बात है, तो पब्लिक से पैसा लूँगा, इन्वेस्ट करूँगा। अगर नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को हम देखें तो इसके अंदर आपके पास इन्वेस्टमेंट भी आ रही है, एडवांसेस भी आ रही है, और ये दोनों चीज़ें कहाँ से की गई है? दोनों चीज़ें डिपॉजिट से की गई है। तो डिपॉजिट से पैसा इकट्ठा करा, इन्वेस्टमेंट करी, एडवांसेस करी, यही जो चीज़ें हैं यही बातें आपको डेफिनेशन के अंदर आपको कवर्ड मिलेंगी प्यारे बच्चों। अच्छा, थोड़ा सा और आगे चलते हैं भाई। बैंकिंग कंपनी क्या है? बैंकिंग कंपनी मींस एनी कंपनी विच ट्रांजैक्ट द बिजनेस ऑफ बैंकिंग इन पाकिस्तान। और बिजनेस ऑफ बैंकिंग क्या तो ऊपर पढ़ चुके हैं, सही है। डिपॉजिट लेता है, इन्वेस्टमेंट एडवांसेस करता है, एंड इंक्लूड्स देयर ब्रांचेस एंड सब्सिडरीज फंक्शनिंग आउटसाइड पाकिस्तान ऑफ बैंकिंग कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड पाकिस्तान। बड़ी ही इसको अगर आप गौर से देखें ना, बैंकिंग कंपनी मींस एनी कंपनी विच ट्रांजैक्ट द बिजनेस ऑफ बैंकिंग इन पाकिस्तान एंड इंक्लूड्स देयर ब्रांचेस एंड सब्सिडीज फंक्शनिंग आउटसाइड पाकिस्तान। इसका मतलब ये हो गया प्यारे बच्चों, वो ब्रांच जो पाकिस्तान से बाहर है, लेट से नेशनल बैंक की अगर एक यूएस ब्रांच है, इसके ऊपर भी बैंकिंग ऑर्डिनेंस अप्लाई हो जाएगा। ये भी बैंकिंग कंपनी पाकिस्तान के कानून के हिसाब से कहलाएगी। सुनिएगा, लेकिन सर वो वाली कंपनी जो कि बाहर है, लेट से आईसीबीसी बाहर का बैंक और यहाँ पे आके बिजनेस कर रहा है, सर ये तो कहीं डेफिनेशन से कवर ही नहीं हो रहा प्यारे बच्चों। कवर हो रहा है ना, बैंकिंग कंपनी मींस एनी कंपनी विच ट्रांजैक्ट्स द बिजनेस ऑफ बैंकिंग पाकिस्तान। तो अगर आईसीबीसी पब्लिक से डिपॉजिट इकट्ठा कर रहा है और उसको वो इन्वेस्ट कर रहा है और एडवांस कर रहा है तो इट मीन्स वो बैंकिंग डेफिनेशन में पूरा हो गया, तो वो बैंकिंग कंपनी में भी आ जाएगा। डन हो गया मेरे प्यारे बच्चों। अच्छा, इसी तरीके से एनी कंपनी विच इज एंगेज्ड
the manufacture of goods or carries on any trade and which accept the deposit of money from the public merely for the purpose of financing its business such as manufacturer trader shall not be deemed to transact the business of banking within the meaning of this clause। समझने की कोशिश करिएगा प्यारे बच्चों। अच्छा, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान देखें अगर आप, तो आपको अजरबैजान, बांग्लादेश, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, हांगकांग, यहाँ सारी ब्रांचेस दिखेंगी, ये भी बैंकिंग कंपनी कहलाएगी बैंकिंग ऑर्डिनेंस के हिसाब से। अच्छा, के इलेक्ट्रिक को अगर आप देखें, के इलेक्ट्रिक के फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखें तो के इलेक्ट्रिक के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी आपको डिपॉजिट दिख जाएंगे। लॉन्ग टर्म डिमिनिशिंग मुशारका 21 अरब रुपए पब्लिक से इसने इकट्ठा करें के इलेक्ट्रिक ने, सही है। और जाहिर सी बात है पैसा इकट्ठा करेंगे तो कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट भी करी होगी, सही है, इन्वेस्टमेंट और एडवांसेस भी आ रहे होंगे। तो सर देखा जाए टेक्निकली स्पीकिंग तो ये भी बैंकिंग की बिजनेस की डेफिनेशन में पूरा उतर रहा है। यहाँ पे लॉ कह रहा है कि नहीं जी, अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग सर्विस कंपनी है और उसने पब्लिक से पैसा लिया है और अपने किसी बिजनेस वगैरह में इन्वेस्ट किया है तो उसको आप बैंकिंग कंपनी का पार्ट नहीं बनाएंगे, वो बैंकिंग कंपनी की डेफिनेशन का पार्ट नहीं बनेगा। शैल नॉट बी डीम्ड टू ट्रांजैक्ट द बिजनेस ऑफ बैंकिंग विद इन द मीनिंग ऑफ दिस क्लॉज। अच्छा, इसको लिंक करते हैं हम मेरे प्यारे बच्चों। उसको हम लिंक करते हैं सेक्शन 84 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2017, जो कि आपसे कहता है प्रोहिबिशन ऑन एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक, सही है। ऑन एंड आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट नो कंपनी शैल इनवाइट, एक्सेप्ट और रिन्यू डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन दिस सबसेक्शन शैल अप्लाई टू अ बैंकिंग कंपनी एंड सच अदर कंपनी। मतलब अगर बैंकिंग कंपनी है तो मैं तो पब्लिक से पैसा ले सकता हूँ, सही, डिपॉजिट करवा रहे होते हैं। अच्छा, for the purpose of this section deposit means any deposit of money which includes the amounts borrowed by a company but shall not include a loan raised by the issue of debenture or loan obtained from a banking company or financial institution or in advance against the sale of goods। तो इसका मतलब है ऊपर के इलेक्ट्रिक ने जो हरकत करी थी, के इलेक्ट्रिक ने जो हरकत करी थी वो उसने डिपॉजिट इकट्ठा नहीं करा है, वो डिपॉजिट की डेफिनेशन में उसको लेके ही नहीं आ रहा। वो ये कह रहा है कि जी वो जो आपने पैसा लिया है वो पब्लिक से आपने डिपॉजिट के तौर पे अगर आपने लिया है, लॉन्ग टर्म डिमिनिशिंग मुशारका के तौर पे लिया है तो ये एक्सेप्टेबल है। तो ये डिपॉजिट की डेफिनेशन में आ ही नहीं रहा, सही है। बट डस शैल नॉट इंक्लूड अ लोन रेज्ड बाय द इश्यू ऑफ डिबेंचर्स और अ लोन ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ बैंकिंग कंपनी। तो ये डिपॉजिट के मद में आता ही नहीं है। तो बैंकिंग कंपनी की डेफिनेशन को अगर आप गौर से देखेंगे तो उसमें ये डिपॉजिट वाली कंडीशन यहाँ पे पूरी नहीं हो रही। अच्छा, इसी तरीके से हमारे पास दो किस्म की लायबिलिटीज होती हैं प्यारे बच्चों। एक लायबिलिटी हमारे पास होती है डिमांड लायबिलिटी, दूसरी लायबिलिटी हमारे पास होती है टाइम लायबिलिटी, सही है। डिमांड लायबिलिटी क्या, जो मेरे और आपके करंट अकाउंट होते हैं वो डिमांड लायबिलिटी होती है, मैं और आप कभी भी बैंक के पास पैसा मांग सकते हैं। टाइम लायबिलिटी जब मैं बैंक के किसी सर्टिफिकेट्स में या टर्म डिपॉजिट में इन्वेस्टमेंट करता हूँ, साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, वो मेरे पास कहलाती है टाइम डिमांड। क्यों मुझे ज़रूरत है लायबिलिटी की क्लासिफिकेशन के लिए, आगे जाके हम थोड़ा सा देखते हैं उसको। कुछ डेफिनेशन मैं भी इग्नोर कर रहा हूँ प्यारे बच्चों ताकि उसको हम रेलिवेंट सेक्शन में पढ़ लेंगे। फॉरेन बैंकिंग कंपनी भाई means a banking company not incorporated in Pakistan which has a branch or branch doing banking business, जो ऊपर ICBC वाली एग्जांपल दी थी, doing the banking business in Pakistan under a license issued by the State Bank of Pakistan। तो अगर एग्जांपल देखें ICBC के तो ICBC को स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने लाइसेंस इशू करा था प्यारे बच्चों, ठीक है। अच्छा, मैनेजिंग डायरेक्टर की अगर आप डेफिनेशन देखें तो मैनेजिंग डायरेक्टर की डेफिनेशन वही है मोर और लेस जो आपकी चीफ एग्जीक्यूटिव की डेफिनेशन होती है। मैनेजिंग डायरेक्टर आपका नॉर्मली वही होता है, MD कह लें, प्रेसिडेंट कह लें, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कह लें। अच्छा, प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन हमें आइडिया है इसका। ऑर्डिनेंस टू ओवरराइड मेमोरेंडम आर्टिकल। तो एक तरफ ऑर्डिनेंस ने आपकी कंपनीज एक्ट की रिक्वायरमेंट को भी ऊपर नीचे कर दिया, उसने कहा जी मैं जीतूंगा, और उसने कहा कंपनीज एक्ट के हिसाब से अगर कोई मेमोरेंडम या आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन भी बनाया हुआ है ये ऑर्डिनेंस उसको भी ओवरराइड कर देगा। देखें, आर्टिकल मेंबर्स का अंदरूनी मामलात होता है, अंदरूनी मामलात के ऊपर भी एक रेगुलेटर आके बैठ गया स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, और उसने कहा कि जी ये रहा बैंकिंग ऑर्डिनेंस, और इस बैंकिंग ऑर्डिनेंस के तहत अगर कोई भी ऐसे आर्टिकल या मेमोरेंडम में कोई चीज़ लिखी हुई है जो मेरे बिजनेस के अगेंस्ट जा रही है, जो मेरे बैंकिंग ऑर्डिनेंस के अगेंस्ट जा रही है, जी आपने वो आपका नल एंड वॉइड कहलाएगा। उस कानून, उसकी मेमोरेंडम की, उसके आर्टिकल की कोई कानूनी हैसियत नहीं होगी। Save as otherwise expressly provided in the ordinance, the provision of this ordinance shall have the effect notwithstanding anything to the contrary contained in the memorandum or article of a banking company or in any agreement executed by it or in any resolution passed by the banking company general meeting or by its board of directors, with the same be registered, executed, passed as the case may be before or after the commencement of this ordinance and बिकम वॉइड एज द केस में। तो जो कुछ आपने पास करा हुआ है उस वो वॉइड हो जाएगा। अच्छा जी, अब क्या वॉइड होगा, सुनिएगा मेरी बात को। प्रोहिबिशन ऑफ ट्रेडिंग, समझने की कोशिश करिएगा। एक्सेप्ट एज ऑथराइज अंडर सेक्शन 7
नो बैंकिंग कंपनी शैल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डील इन द बाइंग और सेलिंग ऑफ बार्टरिंग गुड्स और एंगेज इन द ट्रेड और बाय सेल और बार्टर गुड्स फॉर अदर। सही है, मतलब आप जब बैंकिंग कंपनी है ना यार, तो फिर आप मैन्युफैक्चरिंग या ट्रेडिंग नहीं कर सकते। ये सुनिएगा मेरी बात को, अगर आप बैंकिंग कंपनी है तो आप मैन्युफैक्चरिंग या ट्रेडिंग नहीं कर सकते। ये नहीं हो सकता बैंक के पास इतना पैसा पड़ा है, बैंक कहता है जी आ जाओ जी, मैं आज बैठ के क्या कहते हैं साबुन में या पत्ती में या फिर इनकी सारी क्या कहते हैं माल वगैरह मंगाता हूँ और उनको यहाँ पे एक्सपोर्ट करता हूँ या इंपोर्ट करता हूँ, या फिर मैं एक दुकान और खोल लेता हूँ, मैं अपनी ब्रांच में ये वाली बिजनेस भी कर लेता हूँ, लोग बिल भरने आएंगे, मेरे ये प्रोडक्ट भी खरीद लेंगे। ये काम आप नहीं कर सकते, सुनिएगा। लेकिन ऐसी अगर कोई चीज़, लेकिन सर क्या ये लॉफुल बिजनेस है? सर लॉफुल बिजनेस है, तो इसका मतलब है अगर आपने अपने मेमोरेंडम में ये चीज़ लिखा हुआ है कि मेरा जो ऑब्जेक्ट है या जो मेरा प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस है वो सेल ऑफ गुड्स भी है, और आपने रेजोल्यूशन पास करवा लिया मेंबर से, प्यारे बच्चों क्या इसकी कोई कानूनी हैसियत है? इसकी कानूनी हैसियत नहीं, ये वॉइड हो जाएगा बिकॉज ये बैंकिंग ऑर्डिनेंस के कॉन्फ्लिक्ट में जा रहा है, कॉन्ट्रेरी में जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका मतलब है कि जी बैंक्स कभी भी, बैंक्स को सिर्फ ये काम कर सकते हैं, और बैंक्स आप जो काम कर रहे हैं ना ये बाकी नहीं कर सकते, तो जो बाकी जो काम कर रहे हैं वो आप भी ना करें। अच्छा, एक एक्सेप्शन है बिल्स ऑफ एक्सचेंज की। बिल्स ऑफ एक्सचेंज का प्यारे बच्चों हम सबको पता है कि जी अगर यूनिलीवर ने बाहर माल इंपोर्ट करना है या बाहर माल एक्सपोर्ट करना है तो जाहिर सी बात है वो बैंक के पास जाएगा और एक बिल ऑफ एक्सचेंज वगैरह बनाएगा। तो टेक्निकली स्पीकिंग बैंक के नाम पे सारे डॉक्यूमेंट्स आ रहे होंगे, जब यूनिलीवर पेमेंट कर देगा तो फिर बैंक उसको वो सारे कागजात वगैरह और सारे गुड्स वगैरह दे देगा। तो ये जो ट्रेडिंग है ये अलाउड है बिकॉज ये बिल ऑफ एक्सचेंज है, ये काम बैंक ही कर सकता है, बैंक के अलावा कोई नहीं कर सकता। तभी अगर आप नेशनल बैंक के अकाउंट्स देखें तो आपको यहाँ पे बिल्स डिस्काउंटेड एंड परचेज आ रहे होंगे, और ये अगर आप देखें तो ये 18 अरब रुपए के 2022 में परफॉर्मिंग है, नॉन परफॉर्मिंग 14 अरब है, तो कि 32 अरब रुपए का प्यारे बच्चों अमाउंट है। 32 अरब रुपए का माल ऐसा है जो कि बैंक ने मंगवाया है। ठीक है, अच्छा अगली चीज़ प्यारे बच्चों, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ मैनेजिंग एजेंट्स एंड रिस्ट्रिक्शन ऑन सर्टन फॉर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अच्छा, नो बैंकिंग कंपनी shall employ or be managed by a managing agent। सही है ना, आपने ऐसे शख्स को एम्प्लॉय करना है और ना ही आपने किसी मैनेजिंग एजेंट का मतलब समझते हैं ना कि जी एक कंपनी को चला कोई और रहा है, सही, एक बैंक को चला कोई और रहा है। ठीक है, नहीं यार बैंक को तो बोर्ड चलाएगा ना प्यारे बच्चों, एक बोर्ड होगा वो उसको चला रहा होगा, एक सीनियर मैनेजमेंट होगी वो चला रही होगी। ये थोड़ी कि बैंक आप बनाया किसी और ने, चला कोई और रहा है, मैनेजिंग एजेंट का राइट आपने किसी और को दे दिया। कंट्रोल बिल्कुल, आप कभी भी इस बैंक के ऊपर ओवरसाइट नहीं कर सकेंगे। आप ये एज्यूम करें क्या हैस्कॉल बैंकिंग बिजनेस कर सकता है? सर हैस्कॉल बैंकिंग बिजनेस नहीं कर सकता, या कोई भी कंपनी है वो बैंकिंग बिजनेस नहीं कर सकती। ठीक है, ठीक है जी, बैंक किसी और ने बना लिया, मैं बैठ के उसको मैनेज कर रहा हूँ, तो यार ये कैसे पॉसिबल होगा? मतलब बात तो वही हो गई ना। तो यहाँ पे मना किया गया है कि नो बैंकिंग कंपनी, एक कंडीशन इंपोज कर दी गई है उसके ऊपर, शैल एम्प्लॉय और बी मैनेज्ड बाय अ मैनेजिंग एजेंट। मैनेजिंग एजेंट प्रैक्टिकली अप्लाई होता भी नहीं है, अगर आप उसको इनडायरेक्ट वे में देखें तो जितनी भी एएमसीज हैं ये म्यूचुअल फंड्स को मैनेज करती हैं, एसेट मैनेजमेंट कंपनी। सही है, तो अगर आपसे कहें जी म्यूचुअल फंड कौन चला रहा है, जी म्यूचुअल फंड एमसी चला रही है जी, और एमसी को कौन चला रहा है? एमसी को अल्टीमेटली चला बोर्ड ही रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप कॉन्सेप्ट देखें ये चीज बैंकिंग कंपनी में अप्लाई नहीं हो सकती। अच्छा, सेकंड कंडीशन, नो बैंकिंग कंपनी शैल एम्प्लॉय और कंटिन्यू द एम्प्लॉयमेंट ऑफ एनी पर्सन, no company shall employ or continue the employment of any person who is or at any time, ये इसी के कंटिन्यूशन में, who is or at any time has been educated insolvent or has suspended payment। मतलब shall employ और कंटिन्यू द एम्प्लॉयमेंट ऑफ एनी पर्सन, एक ऐसा बंदा यार जो कि पब्लिक के पैसे खा के बैठा हुआ है या इंसॉल्वेंट है, वो उसको आपने बैंक में बिठा दिया जिसमें पब्लिक का पैसा आता है यार, पब्लिक अपना पैसा डिपॉजिट करवा रही होती है, तो ऐसे बंदे को आप बैंकिंग कंपनी एम्प्लॉय नहीं कर सकती प्यारे बच्चों। अच्छा, whose remuneration or a part of whose remuneration takes the form of a commission or a share in the profit of the company। और किसी ऐसे बंदे को भी एम्प्लॉय नहीं कर सकते जिसको आप ये कहेंगे जी ठीक है प्रॉफिट का इतना % आपको मिलेगा या इतना % आपको कमीशन मिलेगा। इसकी दो एक्सेप्शन है, अगर बोनस आपका इंडस्ट्रियल प्रैक्टिस है, मार्केट प्रैक्टिस है, बैंकिंग प्रैक्टिस है, नॉर्मली बहुत से सीईओज वगैरह को बोनस दिए जाते हैं तब एक्सेप्टेबल है, और वो एम्प्लॉयज़ जो कि आपके रेगुलर एम्प्लॉयज़ नहीं है, जो क्रेडिट कार्ड वाले होते हैं, जो कैश कार्ड वाले होते हैं, जो एटीएम वाले होते हैं, या फिर जो बहुत सी डील्स वगैरह बैंक से बेच रहे होते हैं, वो जो रेगुलर स्टाफ नहीं है वो कॉन्ट्रैक्चुअल स्टाफ है, उनको आप इस किस्म का बोनस या फीस या कमीशन दे सकते हैं, ये अलाउड है। ये दो एक्सेप्शन इसकी। अच्छा, तीसरी चीज़, शैल बी मैनेज बाय अ पर्सन, तो ऊपर कह रहे हैं ये लोग मैनेज नहीं करेंगे। नो बैंकिंग कंपनी शैल एम्प्लॉय बी मैनेज बाय मैनेजिंग एजेंट, मैनेजिंग एजेंट मैनेज नहीं करेगा। किसी ऐसे शख्स को आपने एम्प्लॉय नहीं रखना जो कि पब्लिक के पैसे खा के बैठा हुआ है, इंसॉल्वेंट है, या वो कमीशन पे आया हुआ है, या बोनस वाला अरेंजमेंट आपने ऐसा नहीं करना उसके साथ, और किसी ऐसे बंदे से मैनेज नहीं करवाना। एंड शैल बी मैनेज बाय एनी पर्सन
who is a director of any other company not being a subsidiary company of the banking company. तो एक ऐसा बंदा जिसका एक ऐसा शख्स जिसको आप एक कंपनी मैनेज करवा रहे हैं, जो कि नॉर्मली प्रेसिडेंट या चीफ एग्जीक्यूटिव होता है, वो ऑलरेडी किसी और कंपनी में डायरेक्टर है यार। तो ये कैसे पॉसिबल होगा कि बैंक जो कि इतना पब्लिक का पैसा इन्वॉल्व हुआ है और यहाँ पे एक फुल टाइम डायरेक्टर ही नहीं है जो कि इसको एम्प्लॉय कर सके, इसको मैनेज कर सके। तो यहाँ अच्छा, लेकिन बैंक का जो डायरेक्टर होता है वो बैंक की सब्सिडीज में भी डायरेक्टर होता है, ये अलाउड है, इसमें मसला नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि यूनिलीवर का डायरेक्टर बैठ के यहाँ पे आपके बैंक को मैनेज कर रहा है या यूनिलीवर का प्रेसिडेंट यहाँ पे आके मैनेज कर रहा है, ये पॉसिबल नहीं है। हु इज अ डायरेक्टर ऑफ एनी अदर कंपनी नॉट बीइंग अ सब्सिडी ऑफ अ बैंकिंग कंपनी और अ कंपनी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 26, तो मतलब एनपीओ वाले के लिए भी अलाउड है। अच्छा, एक्सेप्ट विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। तो अगर स्टेट बैंक ने अप्रूवल दे दिए फिर कोई मसला नहीं है। अच्छा, दूसरी चीज, हु इज एंगेज इन एनी अदर बिजनेस और वोकेशन। अगर वो किसी और बिजनेस में एंगेज है, उसका अपना एक बिजनेस है, तो ये कैसे हो सकता है कि जी आप एक बंदे को मैनेज करवा रहे हैं। यहाँ पे वर्ड देखिए, शेल बी मैनेज का वर्ड लिखा हुआ है, सही है, शेल बी मैनेज का वर्ड लिखा हुआ है। ऐसा नहीं हो सकता कि मिफ्ता इस्माइल को अगर आप देखें तो उसका अपना एक बिजनेस है कैंडी लैंड का और वो किसी बैंक का सीईओ भी बना हुआ है या प्रेसिडेंट बना हुआ है या बैंक को मैनेज भी कर रहा है, ये पॉसिबल नहीं है, ऐसा बंदा नहीं हो सकता। अच्छा, who has a contract with the company for its management for a period exceeding 5 years at any one time। आप सीईओ रखें, आप प्रेसिडेंट रखें, लेकिन 5 साल से ज़्यादा का टेन्योर उसका नहीं होना चाहिए। आप उसको रखें लेकिन 5 साल से ज़्यादा का टेन्योर का नहीं होना चाहिए। अच्छा, लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त प्रेसिडेंट है, ये बहुत ही ज़बरदस्त सीईओ, ठीक है जी, आप उसके एग्रीमेंट को रिन्यू करवा लें, एक्सटेंड करवा लें फॉर द फर्दर पीरियड विच शैल नॉट एक्सीड द 5 ईयर्स। सही, तो प्रेसिडेंट का जो टेन्योर होगा, जो मैनेज कर रहा होगा, उसका टेन्योर 5 साल होगा, रिन्यू होता रहता है, आप 4-5 साल तक रिन्यू करवाते हैं। अच्छा, we are a person holding the office of a chairman or director or manager or chief executive officer by whatever name called of a banking company is or has been found any tribunal or other authority to have contravened the provision of any law, and the state bank is satisfied that the contravention is of such nature that the association of such person with the banking company is or will be detrimental to the interest of the banking company or its depositors, or otherwise the state bank may make an order that the person shall cease to hold office with effect from such date as may be specified, that office shall with effect from the said becomes vacant। ये सुनिएगा प्यारे बच्चों, रेगुलेटर इतना स्ट्रांग है यहाँ पे कि अगर कोई बंदा चेयरमैन या डायरेक्टर अगर कोई ऐसी हरकत करता है, बैंक को कहता है यार तो उसने बहुत गलत हरकत करी है, बहुत ही सीवियर हरकत करी है, बैंकिंग ऑर्डिनेंस के कंप्लाई नहीं कर रहा, चीज़ों को कंप्लाई नहीं कर रहा, बहुत ही सीवियर नेचर की ये चीज़ है, वो फ़ौरन से उसको रिमूव कर देगा प्यारे बच्चों, और वो जो बंदा रिमूव होगा वो जगह वैकेंट हो जाएगी हमारी। अच्छा, और जिस बंदे को रिमूव किया है वो उस बैंकिंग कंपनी में और किसी और बैंकिंग कंपनी में भी 5 साल तक पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। सही है, 5 साल तक पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। विल टेक पार्ट इन द मैनेजमेंट, तो डायरेक्टर तो बन ही नहीं सकता, मैनेजमेंट लेवल पे भी नहीं आ सकता। अच्छा, उसको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड ये वाला काम कर लिया जाएगा उसके साथ। अच्छा, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। तो अभी जो कंडीशन लगी थी वो लोगों के ऊपर कंडीशन लगी थी, ठीक है भाई, किसने मैनेज करना है किसने मैनेज नहीं करना, कुछ कंडीशन लगाई थी। बिकॉज देखें पब्लिक का पैसा है, तो लोग बिठाने ऐसे जो कि थोड़े से तमीज़ के हों, थोड़े से ऐसे बंदों को स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को अप्रूव कर दें, उनका कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना आ रहा हो, वो प्रॉपर टाइम दे सकें। रिक्वायरमेंट एज टू मिनिमम पेड अप कैपिटल एंड रिजर्व, ये हमारे पास प्यारे बच्चों सेक्शन 11 है। अगर इस सेक्शन को अगर आप देखें तो यहाँ पे नो बैंकिंग कंपनी शेल कमेंस द बिजनेस, ये कमेंसमेंट से रिलेटेड, आप बिजनेस कमेंस ही नहीं कर सकते, आप लिख ही नहीं सकते कि जी हम यहाँ पे डिपॉजिट कर रहे हैं, हमारे पास अकाउंट खुलवाएं, ये काम आप कर ही नहीं सकते अनलेस इट हैज़ अ मिनिमम पेड अप कैपिटल एज में बी डिटरमाइंड बाय द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने क्या डिटरमाइन किया भाई, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने कहा है मिनिमम रिक्वायरमेंट 10 अरब रुपए की है। सही है, बहुत से स्लैब है नीचे, नॉर्मली पाकिस्तान में मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट 10 अरब रुपए की है। मिनिमम पेड अप कैपिटल में क्या क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, फुली पेड अप शेयर कैपिटल आ जाएगा, शेयर प्रीमियम अकाउंट आ जाएगा, इश्यू ऑफ बोनस शेयर्स अगर पैसा पड़ा है वो आ जाएगा, और एनी अदर टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट अप्रूव्ड बाय द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, ये 4 चीज़ें आपके पास आ जाएगी। ठीक है, अच्छा, कैरी ऑन बिजनेस, ये कुछ और बात कर रहा है। Unless the aggregate of its capital and unencumbered general reserve is of such a minimum value within such period as may be determined and notified by the State Bank from time to time for banking companies in general or for a banking company in particular, ये मेरे पास कहलाती है मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट। मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट
और पाकिस्तान में जो मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट है, इट शैल नॉट बी लेस देन 8% ऑफ द रिस्क वेटेड एसेट। प्यारे बच्चों, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इसको हम क्लास में बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। मैं थोड़ा सा आपको इसको थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देता हूँ। देखें यार, कंपनी के पास बहुत से एसेट्स आ रहे होते हैं, सही है। कंपनी ने शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करी हुई है, कंपनी ने लैंडिंग करी हुई है बैंक्स को, कंपनी ने एडवांसेस दिए हुए हैं, ऐसे बहुत से एसेट्स आ रहे होते हैं। इन एसेट्स की जो कैरिंग अमाउंट आ रही होती है ना, ज़रूरी नहीं कि यही आपको रियलाइज्ड हो। तो यहाँ पे हमारे पास बाजिल वगैरह होते हैं जिसके अंदर एक कार की सारी वर्किंग्स वगैरह आ रही होती हैं। तो अगर फॉर एग्जांपल एडवांस 100 रुपये का है, प्रोविजन वगैरह करने के बाद 100 रुपये का है, अगेन इसके अंदर कुछ रिस्क है, कुछ क्रेडिट रिस्क है, कुछ मार्केट रिस्क है, कुछ काउंटर पार्टी रिस्क है। तो उसके रिस्क वेटेज आप एक अप्लाई करते हो, क्या इसमें कितना रिस्क है। मैं कहता हूँ इसमें लेट से 12.5 रुपये का रिस्क है। लेट से ये परसेंटेज वगैरह सारी बताई गई है, आपको पेपर में नहीं पूछेगा, प्रैक्टिकली कैसे होता है मैं बताता हूँ। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 87.5, ये मेरे पास कहलाएगी रिस्क वेटेड एसेट। सही है, ये मेरे पास कहलाएगी रिस्क वेटेड एसेट। कि मेरे पास कितने ऐसे एसेट है जिनकी कोई रिस्क वेटेज होगी। क्या वो रिस्क वेटेड एसेट, प्यारे बच्चों, क्या वो रिस्क वेटेड एसेट, इसका एक सफिशिएंट नंबर होना चाहिए और उस एसेट के अगेंस्ट में मेरे पास इतना कैपिटल मौजूद होना चाहिए, 8% ऑफ द रिस्क वेटेड एसेट। तो जो भी इसका आंसर आएगा, लेट से 87.5 या 88 या 89, इसका अगर आप 8% लें तो जो भी आपके पास आंसर आएगा, लेट से 9.6, इतना आपके अकाउंट्स में कैपिटल होना चाहिए। देखें, कंपनी बनी तो सारी 10 अरब रुपए में है, ठीक है, लेकिन नेशनल बैंक भी 10 अरब रुपए में बनी हुई है यार, एक छोटा आईसीबीसी भी 10 अरब रुपए में बना हुआ है। दोनों के बिजनेस एक्सपोजर में सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। सही है, सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। तो जी उनके एसेट बेस्ड में से कितना रिस्क वेटेड एसेट है, और रिस्क वेटेड एसेट होने के लिए आपके पास एटलीस्ट सफिशिएंट कैपिटल होना चाहिए जो कि इस रिस्क को एड्रेस कर सके। लेकिन मसला ये है सर, यहाँ पे आप बात कर रहे हैं शेयर्स की, सुनिएगा बच्चों, यहाँ बात कर रहे हैं आप शेयर्स की। सर अगर आप शेयर्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो मुझे बताएं, अभी थोड़ी देर पहले आपने ऊपर बताया था कि जो बिजनेस जो पाकिस्तान जो फॉरेन ब्रांचेज होंगी, जो फॉरेन बैंकिंग बिजनेस इन पाकिस्तान होंगे, सर वो तो शेयर कैपिटल से थोड़ी बनती है, वो तो ब्रांच होती है। सर उसके लिए क्या करेंगे, नो बैंकिंग कंपनी incorporated outside Pakistan shall be deemed to have complied with the provision of subsection 1 unless it deposits and keep deposit। ये क्यों रिक्वायरमेंट है, बिकॉज ब्रांच का शेयर कैपिटल थोड़ी होता है, ब्रांच का तो हेड ऑफिस कैपिटल अकाउंट होता है। तो हेड ऑफिस ने इन अकाउंट्स में इंटरेस्ट फ्री डिपॉजिट, इंटरेस्ट फ्री कैश, इन अकाउंट में पैसा जमा करवाना होगा। प्यारे बच्चों, क्या यहाँ तक बात समझ आती है हमें? अच्छा, अगली चीज रेगुलेशन, अगेन हमारे पास रिक्वायरमेंट आ रही है पेड अप कैपिटल से रिलेटेड। तो कैपिटल से पहली रिक्वायरमेंट क्या होगी कि भाई आप बिजनेस कमेंस ही नहीं कर सकते, कैरी नहीं कर सकते अनलेस आपका एक पेड अप कैपिटल हो, और जितने आपके रिस्क वेटेड एसेट हैं उसके अगेंस्ट में आपका 8% कैपिटल तो होना चाहिए। जो भी रिस्क वेटेड एसेट है 8% कैपिटल। अगर एक बैंक को बहुत शौक है ज़्यादा बिजनेस करने का, ज़्यादा एडवांसेस देने का, ज़्यादा शेयर्स देने का, सब कुछ करने का, तो यार ज़्यादा शेयर ज़्यादा एडवांसेस कैसे देगी? डिपॉजिट पब्लिक से पैसा लेके देगी। ठीक है, पब्लिक से पैसा लेके दे रही हो, इट मीन्स तुम पब्लिक का पैसा तुम्हारे पास ज़्यादा है, तो इन पब्लिक से जो पैसा आया होगा वो कहाँ गया होगा? वो शेयर्स में गया होगा, वो इन्वेस्टमेंट में गया होगा, वो एडवांसेस में गया होगा, उनकी एक रिस्क वेटेज निकलेगी। तो रिस्क वेटेज एसेट के अगेंस्ट क्या तुम्हारे पास 8% उसका सफिशिएंट कैपिटल अवेलेबल है या नहीं? अच्छा, इसी तरीके से प्यारे बच्चों की रिक्वायरमेंट है जो कि आउटडेटेड है, लेकिन इसको देख लेते हैं। रेगुलेशन ऑफ पेड अप कैपिटल, सब्सक्राइब पेड अप कैपिटल एंड ऑथराइज पेड अप कैपिटल एंड वोटिंग राइट ऑफ शेयर होल्डर। नो बैंकिंग कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन पाकिस्तान shall carry on business in Pakistan unless it satisfies the following condition, that the subscribed paid up of the company is not less than 1/2 of the authorized capital। तो जो आपका ऑथराइज कैपिटल होगा, सब्सक्राइब कैपिटल उसका 1/2 होना चाहिए या उससे ज़्यादा होना चाहिए। सही है। अच्छा, अगर मैं इसको देखूँ, इसी रिक्वायरमेंट को अगर मैं देखूँ, तो हमारे पास हबीब बैंक का एफएस है। तो हबीब बैंक एफएस का ऑथराइज कैपिटल 29 बिलियन का आ रहा है, 29 बिलियन का आ रहा है। और अगर आप यहाँ पे देखें तो उसका पेड अप कैपिटल अगर आप देखें तो 14.6 बिलियन का आ रहा है। 14.6 बिलियन, 29 बिलियन का 50% कितना होता है? 14.5 बिलियन, मोर देन 50% है, मोर देन 50% है। तो ये रिक्वायरमेंट है कि आपका पेड अप कैपिटल आपके ऑथराइज कैपिटल के 1/2 से ज़्यादा होना चाहिए। सही है। अच्छा, तो ये 50.58% बन रही है। अच्छा, थोड़ा सा और आगे चलते हैं। That the capital of the company consists of an ordinary shares and perpetual non-cumulative preference shares only। perpetual non-cumulative, तो जी कंपनी का जो कैपिटल होगा वो इंक्लूड होगा ऑर्डिनरी शेयर्स एंड परपेचुअल नॉन।
परपेचुअल मतलब आपने कभी प्रिंसिपल रीपे नहीं करना, और नॉन क्यूमुलेटिव मतलब कि जी अगर इस साल प्रॉफिट आया भी है या इस साल मैंने आपसे कोई वादा किया भी तो मुझे अगर मैं डिक्लेयर नहीं करता वो अगले साल क्यूमुलेट नहीं होगा, तो इसका मतलब शेयर्स की शक्ल इख्तियार कर चुका है। नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स ओनली ओनली ओनली, क्यों मेरे प्यारे बच्चों, क्यों? बिकॉज अगर आप देखें यहाँ पे तो समिट बैंक की अगर मैं एग्जांपल लूँ तो समिट बैंक ने हमारे पास एक ज़माने में कन्वर्टेबल प्रेफरेंस, तो इसका ये शेयर कैपिटल भी आ रहा है, ऑथराइज कैपिटल देखें 25 अरब, 17 अरब इसका पेड अप कैपिटल आ रहा है, मोर देन 50% है। और सिर्फ ये नहीं है, ये 2.1 बिलियन भी है कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स है। ये प्रेफरेंस शेयर्स भी इशू किए गए जो कि कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स है, और अगर इसके सारे क्लॉजेस को आप देखेंगे तो ये कैपिटल का पार्ट बनता है प्यारे बच्चों, ये कैपिटल का पार्ट बनता है। अच्छा, इसी तरीके से जो ऑथराइज और पेड अप कैपिटल की बात चल रही है प्यारे बच्चों, जो भी चेयरमैन होगा, जो भी मैनेजिंग डायरेक्टर होगा, जो भी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होगा, वो अपनी होल्डिंग, उसके पास कितने शेयर्स हैं, ये सारी की सारी चीज़ें स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को फर्निश करेगा रिटर्न की फॉर्म में कि मैं इस बैंक में इतने शेयर्स होल्ड करता हूँ। उसमें कोई चेंज भी आता है ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को कम्युनिकेट करेगा। इसमें एक मसला प्यारे बच्चों ये है कि अगर किसी बंदे के पास नॉट विद स्टैंडिंग एनी प्रोविजन कंटेन इन एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स, if the state bank has determined that the person is holding is a beneficial owner of 5% or more shares of a banking company without the prior approval of the state bank, or a person that acquires shareholding with the prior approval of the state bank subsequently fails to meet the fit and proper, तो इसका मतलब ये दो रिक्वायरमेंट है प्यारे बच्चों। तो यार तो इसका मतलब बैंक में 5% ज़्यादा कोई शेयर होल्डर ही नहीं होगा तो बैंक चलाएगा कौन? नहीं, 5% ज़्यादा शेयर होल्डर होते हैं, उसके लिए आपने स्टेट बैंक से अप्रूवल लेनी होती है और आपका एक फिट एंड प्रॉपर क्राइटेरिया होता है। इसकी रिक्वायरमेंट ये है बैंक चला कौन रहा है, बैंक में किसकी चल रही है, किसके पास वोटिंग पावर्स है। 5% का एक थ्रेशोल्ड रखा है ताकि स्टेट बैंक को पता चल जाएगा ये वो लोग हैं जिनके पास 5% से ज़्यादा होल्डिंग है, ये वो लोग हैं जो कि डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व हो सकते हैं। ऐसे 4-5 भी मिल जाएंगे तो 25-30 होल्डिंग हो जाएगी, कोई डिसीजन ले सकते हैं, कोई वोटिंग करवा सकते हैं। तो इसलिए स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को पता हो कि ये लोग कौन है और इनके पास कितनी होल्डिंग है और क्या ये फिट एंड प्रॉपर है भी या नहीं। तो शौकत तरीन वगैरह को अगर आप देखें जो हमारे एक्स फाइनेंस मिनिस्टर थे, उनके पास सेंट्रल बैंक में ठीक ठाक शेयर होल्डिंग थी। तो कैसे शेयर होल्डिंग हो सकती थी? बिकॉज स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने फिट एंड प्रॉपर का क्राइटेरिया उन्हें दिया था। अच्छा, इसी तरीके से प्यारे बच्चों इलेक्शन ऑफ न्यू डायरेक्टर, सर डायरेक्टर की इलेक्शन तो कंपनीज एक्ट के हिसाब से होती है, बिल्कुल कंपनीज एक्ट के हिसाब से होती है। अच्छा, और कंपनीज एक्ट में लिखा हुआ था कि जिसके पास भी रिक्विजिट शेयर होल्डिंग होगी वो इलेक्शन कॉल कर सकता है, वो फ्रेश इलेक्शन की कॉल कर सकता है। सही, वो फ्रेश इलेक्शन की कॉल कर सकता है। फ्रेश बैंकिंग ऑर्डिनेंस कहता है भाड़ में गया वो सेक्शन। स्टेट बैंक जब चाहे ना कंपनी को, बैंक को कह सकता है कि बेटा चलो फ्रेश इलेक्शन करा, और बैंक ने और 2 महीने का टाइम देगा, एटलीस्ट 2 महीने का टाइम देगा, और बैंक ने 2 महीने के अंदर या 2 महीने के आसपास एक फ्रेश इलेक्शन करवाने होंगे। अगर कंपनी एक्ट कुछ और कहता है, बैंकिंग ऑर्डिनेंस कुछ और कहता है, कौन प्रिवेल करेगा? बैंकिंग ऑर्डिनेंस प्रिवेल करेगा। द स्टेट बैंक में by order require any banking company to call a general meeting of the shareholder of the company within such time not less than 2 months from the date of the order। सही, एटलीस्ट 2 महीने का टाइम देगा to hold a fresh election, fresh directors and the banking company shall be bound to comply with the order। और जो फ्रेश इलेक्शन में डायरेक्टर आएंगे वो रिमाइंडर टर्म, तो वो उसको एज अ कैजुअल वैकेंसी ट्रीट करेगा, और जो डायरेक्टर्स, जो एक्सिस्टिंग डायरेक्टर थे उनका जो रिमाइंडर टर्म होगा उतना ही पीरियड ये हमारे पास सर्व कर रहे होंगे। मैंने आपके लिए सेक्शन 162 को भी लिंक कर दिया है जो हमारे पास कंपनीज एक्ट का सेक्शन था, दोनों में कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, प्रिवेल वही करेगा बच्चों। अच्छा, इसी तरीके से आपके बोर्ड में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का डायरेक्टर भी बैठ सकता है। आपके बोर्ड में स्टेट बैंक ऑफ द स्टेट बैंक में अपॉइंट नॉट मोर देन 1%। तो आप एक बंदा बिठा सकते हो, एक से ज़्यादा बंदा नहीं बिठा सकते। आप एक बंदा बिठा सकते हो, एक से ज़्यादा बंदा नहीं बिठा सकते प्यारे बच्चे। और इसके बाद वेदर और नॉट ही होल्ड्स एनी क्वालिफिकेशन शेयर, द स्टेट बैंक में अपॉइंट नॉट मोर देन 1% टू बी अ डायरेक्टर ऑफ अ बैंकिंग कंपनी वेदर और नॉट ही होल्ड्स एनी क्वालिफिकेशन शेयर्स। कंपनीज एक्ट कहता है क्वालिफिकेशन शेयर्स के बगैर तो आप डायरेक्टर बन ही नहीं सकते, डायरेक्टर का तो मेंबर होना जरूरी है। सही है, बहुत से लॉ पढ़े हमने, लेकिन प्यारे बच्चों यहाँ पे बैंकिंग ऑर्डिनेंस प्रिवेल कर जाएगा। देयर इज नो नीड फॉर एनी क्वालिफिकेशन। स्टेट बैंक का जो बंदा आएगा वो सीधा बोर्ड रूम में एंटर होगा, कोई क्वालिफिकेशन शेयर्स नहीं होंगे, कोई उसके इलेक्शन नहीं होगा। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने उसको नॉमिनेट करा, और जब तक वो चाहेगा नॉमिनेट डायरेक्टर जो हमारे सेक्शन 164 165 थे वो अप्लाई हो जाएगा। अच्छा, इसी तरीके से आप अलाइड बैंक देखें तो मैंने आपके सामने एक बड़ी ज़बरदस्त एग्जांपल रखी हुई है। अ डायरेक्टर मस्ट होल्ड 2500 क्वालिफिकेशन शेयर्स ऑफ द बैंक
एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ हिज कंसेंट एज अ डायरेक्टर, ये चीज़ आपके लिए अप्लाई नहीं होगी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के डायरेक्टर के लिए। अच्छा, restriction on the terms of office of director. A director of a banking company not being its chief executive by whatever name called or a director nominated under section 15A shall not hold office for more than 6 consecutive years. A director, एक बैंकिंग कंपनी में एक डायरेक्टर 6 कंसेक्यूटिव ईयर से ज़्यादा होल्ड नहीं कर सकता। अच्छा, तो सर इसका मतलब है मेरा करियर 6 साल बाद खत्म हो जाएगा? नहीं, कूलिंग ऑफ पीरियड होगा प्यारे बच्चों, और वो कूलिंग ऑफ पीरियड कितने साल का होगा? वो 3 साल का कूलिंग ऑफ पीरियड होगा। 3 साल बाद मैं वापस से इस कंपनी का डायरेक्टर बन सकता हूँ या किसी भी कंपनी का डायरेक्टर बन सकता हूँ, डायरेक्टर ऑफ बैंकिंग कंपनी, अनलेस ऑफ पीरियड ऑफ 3 years हैज elapsed सिंस द डेट ऑन विच ही सो वेकेटेड हिज ऑफिस। तो इसके लिए ये है कि जी कंपनी में, एक बैंकिंग कंपनी में डायरेक्टर 6 कंसेक्यूटिव ईयर तक सर्व कर सकता है, उसके बाद उसको लाजमी 3 साल का कूलिंग ऑफ पीरियड करना पड़ेगा और फिर जाके वो वापस से डायरेक्टर बनेगा। अच्छा, वेकेशन ऑफ ऑफिस। A director of a banking company shall vacate his office if in relation to the banking company he has failed to pay any advance or loan or any installment thereof or interest therein or any amount due to any guarantee, and such failure constitute for a period of 1 month after notice in writing has been served on him by the banking company calling upon him to make the payment or to do perform the act. इसका मतलब है ये इसने किसको डिफॉल्ट करा है प्यारे बच्चों? वर्ड देख लीजिएगा, वर्ड क्या लिखा हुआ है? बैंकिंग कंपनी लिखा हुआ है। सो ये वर्ड कौन सा लिखा? किसने बैंकिंग कंपनी को डिफॉल्ट कर दिया है, बैंकिंग कंपनी को डिफॉल्ट कर दिया है, ये इमीडिएट बेसिस पे वेकेट हो जाएगी इसकी ऑफिस, इमीडिएट बेसिस पे वेकेट हो जाएगी। एक अच्छी चीज़ आपको समझा देता हूँ मैं, सेक्शन 171 हमारे पास था, कौन सा? वेकेशन ऑफ ऑफिस बाय द डायरेक्टर। तो ये सेक्शन 171 में जो लिखे हुए थे आपको क्राइटेरियाज, ये सारे क्राइटेरिया एप्लीकेबल हो जाएंगे। लेकिन अगर पेपर में सवाल आ जाए कि बैंकिंग कंपनीज है, बैंकिंग कंपनीज सेक्शन 171 भी अप्लाई करना मेरे प्यारे बच्चों, और साथ साथ ऑर्डिनेंस का सेक्शन 15C भी अप्लाई करना, कि अगर उसने बैंकिंग कंपनी का पैसा खा लिया है, रीपे नहीं करा, 30 दिन का नोटिस सर्व हो चुका है, उसके बावजूद पैसा नहीं करे, इमीडिएट बेसिस पे इप्सो फैक्टो सीज टू होल्ड ऑफिस हो जाएगा। अच्छा जी, इसी तरीके से एक सेक्शन है हमारे पास, प्रोहिबिशन ऑफ चार्ज ऑन अनपेड कैपिटल। ये हमारे लिए रेलिवेंट नहीं है, बिकॉज सबसे हमारा सारा कैपिटल पेडअप कैपिटल होता है, 100% पेडअप कैपिटल होता है। लेकिन अगर कोई अनपेड कैपिटल है, वो पैसा मुझे मिला नहीं है, उसके अगेंस्ट में कोई भी चार्ज क्रिएट नहीं करवा सकता। मैं किसी किस्म का चार्ज क्रिएट नहीं करवा सकता कि मैं ये बोलूँ बैंक के पास जाऊँ, या मैं बैंकिंग कंपनियों में किसी और के पास जाऊँ और मैं उसको बोलूँ कि जी मुझे लोन दे दो, और मैं तुम्हें, मेरे पास जो ये अनपेड कैपिटल है ना, ये मैं तुम्हें गिरवी रखवा देता हूँ। सही है यार, वो अनपेड कैपिटल तो आपके पास आना चाहिए था ना, वो फिर आपके पास से उसके पास जाना चाहिए था। तो ये आप साइकिल को टर्न ना करें इस चीज़ को। अच्छा, प्रोहिबिशन ऑफ फ्लोटिंग चार्ज ऑन एसेट, ये बड़ा ज़बरदस्त है प्यारे बच्चों, देखें वर्ड बड़ा ज़बरदस्त है, फ्लोटिंग चार्ज, वर्ड बड़ा ज़बरदस्त है, फ्लोटिंग चार्ज। फ्लोटिंग चार्ज का मतलब क्या है? फ्लोटिंग चार्ज का मतलब ये है कि एक ऐसा चार्ज कि अब मैं फॉर एग्जांपल एक कंपनी हूँ, और मुझे पता है यार मेरे रिसीवेबल बार बार चेंज होते रहेंगे, पैसा आता रहेगा, नई सेल होगी, नया रिसीवेबल बनेगा, पुराना रिसीवेबल चलता रहेगा, तो मैं रिसीवेबल के ऊपर फिक्स चार्ज तो क्रिएट करवा ही नहीं सकता, अनलेस मैं कह दूँ कि 4 कस्टमर है यार, ये पैसा के इलेक्ट्रिक है, PSML है, इन्होंने पैसा नहीं दिया हुआ मुझे अभी तक, जब ये पैसा देंगे तो मैं तुम्हें दे दूंगा, अनलेस फिक्स चार्ज क्रिएट हो। अदरवाइज कंपनी क्या करती है, इनके ऊपर फ्लोटिंग चार्ज क्रिएट करती है। अच्छा, अब फ्लोटिंग चार्ज आपने क्रिएट कर दिया किसके ऊपर? ऑन एसेट्स। कंपनी के एसेट्स कौन से होंगे मुझे बताए ना? इन्वेस्टमेंट, एडवांसेस, शेयर्स वगैरह, ठीक है। और इनके ऊपर मैंने कौन सा चार्ज क्रिएट किया था? फ्लोटिंग चार्ज। भाई जब भी मेरी बुक्स में ये जो भी नंबर होगा ना, तुम्हारे नाम पे, ठीक है, तुम्हारा हक है इसके ऊपर। कल को बैंक डिफॉल्ट होने लगता है प्यारे बच्चों। ये जो इन्वेस्टमेंट करिए, जो एडवांसेस करें, जो शेयर्स करें, किसके पैसों से करें? डिपॉजिटर्स के पैसों से, आम पब्लिक के पैसों से। अब जब आम पब्लिक अपना पैसा मांगने आएगी तो आप बोलोगे यार सॉरी मैंने तो उसको डिफॉल्ट कर दिया, और इन सबके ऊपर तो फ्लोटिंग चार्ज था। किसका था फ्लोटिंग चार्ज? उन लैंडर्स का था, ठीक है। यहाँ पे आपको लॉ मना करता है कि लॉ कहता है करना है कर लो, लेकिन सर्टिफाइड इन राइटिंग बाय द स्टेट बैंक होना चाहिए, स्टेट बैंक की अप्रूवल से करो। इसके पीछे लॉजिक ये जो मैंने आपके सामने एक्सप्लेन कर दी है। अच्छा, इसी तरीके से हमारे पास कुछ और सेक्शन है प्यारे बच्चों, डिविडेंड्स वगैरह के। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और उसके बाद हम इंशाल्लाह इसको वापस से कंटिन्यू करते हैं। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।